वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो अगले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें हम आज बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 19 एजो डाई के बारे में। इसमें हम कौन से क्लॉथ को डाई करते हैं, ये क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 18 जो है वो हो चुका है, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसका नेगेटिव क्या है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायजोटाइजेशन होता है, जैसे कि इसमें कपलिंग रिएक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एजो डाई टेस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एजो बेंजीन जो होता है कलर्ड कंपाउंड है, लेकिन पैरामाइनो बेंजीन कलर्ड, पैरामाइनो बेंजीन जो है कलर्ड और डाई बोथ है, जबकि एजो बेंजीन केवल आपका कलर्ड कंपाउंड है, डाई नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं डाई जो होता है वो, और इसके जो स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट है तो वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 19, ये जो अभी पेपर हुआ है आपका सितंबर 22 को, तो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मत छोड़िएगा। एजो डाई से ये पेपर क्वेश्चन आया था, और वाइवा में भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था CHE 12 का। तो उसमें मुझे एजो डाई के बारे में पूछा था कि एजो डाई क्या होता है। तो उसमें आपको वेरी सिंपल एक ट्रिक है जो हम आपको बता देंगे, तो बहुत ईजीली से आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि दो रिएक्शन होती हैं एजो डाई में। एक कपलिंग रिएक्शन होती है, और सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है आपकी डायजोटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपको जो रिएक्शन है ये प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझसे पूछ लिया था कि एजो डाई क्या होता है, तो मैंने बोला था सर टेस्ट होता है। इसमें एजो डाई टेस्ट जो होता है वो हमें एजो डाई, इसमें सबसे पहले तो डायजोटाइजेशन होता है, देख सकते हैं स्टेप यहाँ लिखा भी है, 2 स्टेप होती हैं यहाँ पे। और पहले तो यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन फर्स्ट स्टेप होती है, जिसमें कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट करता है आपका नाइट्रस एसिड के साथ। तो पहले तो वो साल्ट बनाता है, डाई एजोनियम साल्ट। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड रिएक्शन, ये नहीं पढ़ना है आपको, मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है इसकी। सेकेंड रिएक्शन होती है आपका कपलिंग रिएक्शन, ये देख सकते हैं। इन द कपलिंग स्टेज डायजोनियम साल्ट जो होता है वो प्रिपेयर्ड होता है इन द फर्स्ट स्टेप में जो बना हुआ होता है वो रिएक्ट करता है आपका एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन से ऑफ द कपलिंग एजेंट। ये क्या हुआ, डायजोनियम साल्ट बन गया आपका, ये पहले बन चुका था डायजोनियम साल्ट। इसने क्या किया, आप इसने NN मिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन, कपलिंग का मतलब होता है कि ऐड होना, ये क्या हुआ कि यहाँ पे ऐड हो गया, इसी को हम बोलते हैं आपका एजो डाई। ठीक है, तो इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कि जो क्लॉथ्स होते हैं उनको हम डाई करने के लिए यूज होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिखा है डाइंग ऑफ क्लॉथ, आप क्लॉथ को कलर करने के लिए यूज होता है इसका। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लीजिएगा। तो मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का एजो डाई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात करेंगे। इस बार जो क्वेश्चन आया था तो उन्होंने पूछ लिया था कि इस रिएक्शन में क्या चीज़ होती है। तो पहले हमने अभी बताया कि पहले तो आपका ये रिएक्शन में क्या होता है कि डायजोटाइजेशन होता है, दूसरा कपलिंग होता है। तो ये दो ऑप्शन दिए थे, तो ये दोनों ऑप्शन ही थे। तो ये दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप उससे दोनों ही ऑप्शन में टिक करना है। दोनों ऑप्शन का मतलब आपको उसमें दे दिया जाएगा ए या बी, बोथ ऑफ एवर, तो ऐसे पूछ सकते हैं। इस बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें है कि एजोबेंजीन जो होता है वो कलर्ड कंपाउंड होता है, लेकिन डाई नहीं है। पैरामाइनोबेंजीन दोनों ही है, कलर्ड और डाई दोनों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यदि इस बार भी ऑब्जेक्टिव हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये, और इसका फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है, N होता है, ये डबल बॉन्ड है। तो एजो डाई के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रटना नहीं है, बस सिंपल जो मैंने रिएक्शन बताई है वही होती है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड के साथ, और डायजोनियम साल्ट बनाता है, दूसरी कपलिंग रिएक्शन होती है। ये आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, ठीक है, बस कपलिंग रिएक्शन में वो एडिशन हो जाता है, आपका डाइएजो कंपाउंड बन जाता है।
ये इम्पॉर्टेंट है, बनता क्या है, ठीक है। फिर आपकी जो रिएक्शन, और मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे क्या है, आपका डाई है, एजोडाइड है। तो मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है ये अच्छे से देख लीजिएगा। सल्फेनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से होने के बाद आपका यही बनता है। उसके बाद डायजोनियम साल्ट जो हमने बोला था, ये देखो डायजोनियम साल्ट बन गया। फिर यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो गई, आपका ये मिथाइल ऑरेंज बन गया, सिंपल। एन मिथाइल एलिन के साथ रिएक्शन होती है और तुम्हारा बस ये NaNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है और लो टेम्परेचर पे होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं डायजोनियम जो होता है ये अनस्टेबल होता है, साल्ट जो होता है अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पे साल्ट जो है अनस्टेबल होता है, इसलिए जब कपलिंग रिएक्शन होती है तो लो टेम्परेचर पे इसको करते हैं रिएक्शन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये कपलिंग रिएक्शन डायजोनियम साल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है मिथाइल ऑरेंज एसिडिक, जब एसिडिक होता है तो इस pH यदि आपका 4 से कम 4 से ज़्यादा होगा तो वो एल्कली सोल्यूबल होगा, स्टेबल होगा। और यदि pH आपका कम होगा, ठीक है, pH कम होगा तो आपका एसिडिक स्टेबल होगा। एसिडिक होगा यानी कि वो रेड कलर होगा। मिथाइल ऑरेंज के दो कलर होते हैं, यदि वो एसिडिक मीडियम में होगा तो वो रेड कलर देगा, यदि येलो कलर होगा, यदि वो एल्कली होगा तो येलो। इसका मतलब एल्कली में pH आपका ज़्यादा होगा, ये सिंपल से पूछा जा सकता है। और ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में दिया है तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक प्रकार का गुड एसिड बेस इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज जानते हैं, एक इंडिकेटर की तरह यूज करता है और डाई की तरह भी यूज होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिथाइल ऑरेंज के बारे में जो दिया हुआ है ये जितना भी ये दिया हुआ है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वही जो इंडिकेटर की रेंज दी है, मिथाइल ऑरेंज जो है एक इंडिकेटर की तरह यूज होता है, ठीक है। पहली बात तो ये रेड कलर कब देगा, जब एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है। येलो कलर कब देगा, जब अल्कालाइन मीडियम में होगा। रिक्वायरमेंट इतना नहीं पूछा जाता है आपसे, प्रोसीजर भी इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये मैंने हाईलाइट इसलिए लगा दिया क्योंकि ये क्या होता है कि ये कितना कैसे बनता है, प्रोसीजर दिया है। तो पहला जो कोई स्टेप, 2 स्टेप है, डायजोनियम स्टेप, कपलिंग स्टेप। तो एक ये क्या है कि थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक जो क्लॉथ होता है उसको डाई कैसे करते हैं ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेटर की जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की तरह यूज होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे येलो कलर दे रहा है, ये एल्कली है, और यहाँ पे रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब ये एसिड की वजह से रेड कलर मिलता है, अल्कालाइन की वजह से आपको येलो कलर मिलता है। ये इसकी मिथाइल ऑरेंज की प्रॉपर्टी है। तो ये अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें क्या उन्होंने HCl मिला देते हैं, स्मॉल क्रिस्टल ऑफ मिथाइल ऑरेंज, उसको हिलाते हैं सोल्यूशन को, तो उसमें क्या रेड कलर देता है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन होगा तो रेड कलर देगा, अल्कालाइन होगा तो सिंपल है, इसमें रटना ही नहीं आपको है। फिर बस ये इतना इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट से नहीं पूछा जाता है, बस ये है कि ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका कलर जो है बस सिंपल, कुछ इसमें रटना नहीं आपको है। अल्कालाइन मीडियम में कलर येलो होगा, अल्कली मीडियम में एसिडिक मीडियम में आपका कलर रेड होगा। बस ये रिएक्शन में रटना नहीं है आपको, बस देख लीजिएगा कि क्या चीज़ बनती है, मिथाइल ऑरेंज कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ इसमें यूज होती है, बस ये देख लीजिएगा। और बस 2 रिएक्शन है आपका, डायजोटाइजेशन, दूसरा कपलिंग रिएक्शन है, बस वेरी इंपॉर्टेंट। एजोडाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन इस बार आए थे। एक तो यही पूछ लिया था कपलिंग वाला, और दूसरा क्वेश्चन आया था यहाँ पैरा अमाइनो बेंजीन जो दिया है, इससे क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप ये टॉपिक मत छोड़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक जो है आपका 20। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एजोडाई, ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपसे पूछ सकते हैं, इसमें पॉलीमर के बारे में दिया है। एक्चुअली क्या है, नायलॉन 66 जो है ये एक पॉलीमर होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या है नायलॉन 66। ये देखिए पूरा थ्योरी दिया है, थ्योरी में कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, और मेरी वीडियो सारे पढ़े हुए हैं उसमें थ्योरी पोर्शन सारा दिया हुआ है। तो इसमें पॉलीथीन, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन जो होता है, इस बार ये इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो पॉलीथीन जो होता है कैरी बैग होता है, पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है आपका। तो इसमें पॉलीथीन जो यूज़ होता है वो बैग को कैरी करने के लिए होता है, पॉलिस्टर जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है, और PVC जो बोलते हैं पॉलीविनाइल, ये आपका वाटर जो होता है प्रूफ कवरिंग के लिए यूज होता है। मिलामाइन जो होता है वो अनब्रेकेबल
क्रॉकरी होती है, प्लास्टिक जो इसका यूज़ होता है, होल रेंज ऑफ मटेरियल, मतलब उसको बात की जाए तो उसमें जो डे बाय डे जो वोकैबुलरी यूज होती है उसमें इनका यूज होता है। मटेरियल में यूज होता है प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जितना भी हाईलाइटेड है वो अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। उससे 100% आपके 90% आने के चांसेस हैं, मतलब उसमें से आपका 90% सही हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन में तो आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपका 18-19 मतलब क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन सबका ही थोड़ा बहुत सब इधर माइनस हो ही सकता है। तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंपल है। एग्जाम देखो, मेरे कहने का मतलब है कि आप जो वाइवा होता है और एमसीक्यू होता है, ज़्यादातर वो आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, सीएचई का, एलएससी का, वो ज़्यादातर थ्योरी बहुत नहीं पूछते हैं। थ्योरी का मतलब बहुत ज़्यादा कोई मतलब थ्योरी नहीं पूछेंगे कि ये जैसे कि इतने थ्योरी दिया हुआ है, ये नहीं पूछते हैं। बस वो क्या तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, इसमें क्या है, नेचुरल पॉलीमर के बारे में जैसे पूछ लिया, नेचुरल पॉलीमर आपको ऑप्शन दे दिया, सिंपल उनके लिए इजी होता है कि वो भी आप ऑप्शन आसानी से बना सकते हैं, और आपके लिए भी होता है कि इजीली से आप उसे सही कर सकते हैं, मतलब ये तो अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें नेचुरल पॉलीमर आपका प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज है। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर में ये देखिए डे बाय डे, फाइबर, इलास्टोमर, प्लास्टिक, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। और इसके बारे में जो इसकी प्रॉपर्टी दी है, जैसे फ्लेक्सिबल होता है, ये टफ़ है, मटेरियल कौन कौन सा है ये अच्छे से, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो होता है इंटरमीडिएट होता है दोनों के बीच का, तो ये भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि आपका सिंथेटिक पॉलीमर में आपका इसमें दिया होगा, जैसे कि नायलॉन है, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर होता है, किसने दिया था, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छे से, ये जैसे कि इसमें फ़ाइबर जो होते हैं थ्रेड लाइक पॉलीमर होता है, और फाइबर में आपका नायलॉन जो होता है फाइबर है, ये पूछ सकते हैं। डेक्रॉन, एक जहाँ पे भी एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है ये पूछ सकते हैं। मान लो नायलॉन, डेक्रॉन दे दिया आपको, ऑप्शन में दे दिया फाइबर है कि प्लास्टिक है, या दे देंगे इलास्टोमर है, क्या है। तो ईजिली से सिंपल पूछ, उन्हें क्वेश्चन बनाते हैं बहुत ही सिंपल बनाते हैं, बहुत ही टफ नहीं बनाते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है कि आपने सब कुछ रट लिया, लेकिन आपने दिमाग ही नहीं लगाई, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको अच्छे से आ गया तो आपके क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस मेरी वीडियो बनाने का यही एक रीज़न है कि क्वेश्चन आता कैसे है। जो मुझसे गलती हुई है तो वो आपसे गलती ना हो, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा आप। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपकी हेल्प हो सके, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो। तो बस मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि इसमें आपने सारा रट लिया, आप इतना 21 एक्सपेरिमेंट है, आप सोच सकते हैं कितना इसमें वो होता है, हेडेक होती है, इतना रटना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कि जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये नायलॉन, डेक्रॉन फाइबर में आता है। नेचुरल पॉलीमर आपका, नेचुरल पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन, सेलुलोज आता है। तो ये एक नोट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए यदि आपको डाउट हो रहा है, वरना आप बुक से भी ऐसे पढ़ सकते हैं। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो तो हमने बताई दी है। आप जैसे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल में जैसे नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 6 एक पॉलीमाइड, हाँ ये क्वेश्चन आया था। नायलॉन 6 जो होता है पॉलीमाइड होता है, कंडेंसेशन से बनता है, पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन से ही हमें मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था नायलॉन 6 का में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें एडिपिक एसिड होता है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन होता है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, इसमें से एक तो फार्मूला पूछ लिया था, और नायलॉन 6 क्या होता है अब सिंपल पूछा था उन्होंने। कोई बहुत सारा, अब होता क्या है, प्रोसीजर रट के जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ नहीं आता है उसमें से। यदि आप ये पोर्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन सिर्फ करने होते हैं। भले मान लो 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, वो तो सारे एक्सपेरिमेंट से भी नहीं आएगा। मान लो 1-2 एक्सपेरिमेंट आ भी गया
तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको 25 क्वेश्चन तो करने नहीं है, 20 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो आप तो ऑप्शन है कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं उसमें। तो यदि आप इतना भी इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ लिया है और उसमें ऑप्शन में गलत होने के चांसेस भी नहीं होंगे, ठीक है। लिखना तो है नहीं कि कुछ भी लिख दिया उसमें बना करके, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने सही लिखा, सही टिक किया तो सही है, उसमें ये तो नहीं है कि हाँ कुछ भी लिख दिए। तो ये बात है। तो इसमें एडिपिक एसिड पूछा गया था, हेक्सामेथाइलिन डायमीन, और इसमें नायलॉन 6 में इसका आता है, ये पूछा गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरी पोर्शन जो है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या होता है ये सब चीज़ें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार बस। रिक्वायरमेंट नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं पूछा जाता है, प्रोसीजर भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस इधर हाँ प्रोसीजर में कुछ चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड की हैं, ये पूछ सकते हैं। मुझे लगी इम्पॉर्टेंट कि ये दोनों हार्मफुल होता है, जो एडोपाइलिक्लोराइड और CCl4 जो होता है हार्मफुल होता है, हो सकता है पूछ लिया जाए। आप प्रोसीजर रट के मत जाइएगा, बस एक बार देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो थ्योरी पोर्शन है उसे तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। हेलो, और तो ये जो हमने डिस्कस किया है नायलॉन 6 के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे हर बार ही क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन आए थे जो हमने डिस्कस किया है। और ये जो इंट्रोडक्शन है इसे तो बहुत अच्छे से आप इसे पढ़िएगा। और प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जो हमने डिस्कस किया है इसमें ये मत छोड़िएगा। प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं। तो नायलॉन 6 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। प्रोसीजर से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्या इससे पूछा ही नहीं जाएगा आपसे। बस आप जो मेरा जो इम्पोर्टेंट है वो तो हमने आपको बता ही दिया है। तो बस ये है कि आप थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़िएगा, इसका जो मार्कर से किया है वो उसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसे अच्छे से पढ़िएगा। प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग का है बस वही आपको ज़्यादा सा पढ़ना है, और तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नायलॉन 6 बार बार कह रहे हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 20 है